हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आमिर में। आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने अभी दो टारगेट हैं। एक है सीबीएसई यानी बोर्ड एग्ज़ाम, और आपका अगला है सीयूटी यानी अभी आप लोग डबल लेयर एग्ज़ाम से घिरे हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम से और सीयूटी एग्ज़ाम से। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं सीबीएसई और सीयूटी दोनों के ओरिएंटेशन को ध्यान रख कर के हिस्ट्री के चैप्टर्स का एक सेशन का सीरीज़ लेकर चला हूँ मैं, जिसमें हमने थीम 1 कवर कर लिया है और अब हम देखेंगे थीम 2 को। यानी कि थीम 2 क्या है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस क्लास का फीचर क्या है? इस क्लास में आपको वन शॉट मैराथन मिलने वाला है, यानी एक ही शॉट में एक ही पूरे वीडियो में आपको चैप्टर में कवर करा दूंगा। केवल उन्हीं टॉपिक्स को हम टच करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एमसीक्यू थ्योरी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस क्लास को आप पूरा देखेंगे, और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन, अपना क्लास, जहां से आपके एग्ज़ाम में सवाल आने के चांस पूरे हैं। देखिए, लास्ट क्लास हमने एंड किया था कि कैसे डिक्लाइन हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। यानी हमने डिक्लाइन में ख़त्म किया हड़प्पन सिविलाइजेशंस को, समझा था। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा जो आफ्टर हड़प्पा और जो महाजनपद के बीच का जो फेज़ है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऋग्वैदिक टाइम, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक टाइम, हमें उसको हल्का समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या ट्रांजिशन फेज़ आया कि जो सिटी है या फिर जो पूरा फेज़ था वो चेंज हो गया था। यानी कि पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने के बाद वो कौन से फंडामेंटल चेंजेस हुए थे जिस कारण से महाजनपदास का एमरजेंस होता है, और इन दोनों के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हो रखे थे। यानी कि टॉपिक का नाम भी क्या है, सब कॉन्टिनेंट में आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद ना, जो 1500 साल पूरा था, यानी कि आफ्टर एंड ऑफ सिविलाइजेशन 1500 ईयर्स था, इस समय में एक नया तरह का डेवलपमेंट हुआ जिसको कि हम लोग ऋग्वैदिक टाइम कहते हैं। इसको जो लास्ट टाइम पीरियड था ऋग्वैदिक का, उसको हम लेटर वैदिक पीरियड नाम देते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक जो फेज़ हैं, इसमें 4 वेद को कंपोज किया गया था। उनके नाम कौन कौन से आपको बताने हैं कमेंट में, कि 4 वेद कौन कौन से हैं जो कि ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक टाइम पर कंपोज किया गया था। इसमें एक नाम तो लिखा हुआ है पहले से, ऋग्वेद जो है, तो आपको 3 और नाम बताने हैं। जहां हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनली इंडस नदी के, क्या है, इंडस रिवर के इर्द गिर्द डेवलप हुआ था। वैसे ही जो ऋग्वैदिक टाइम है, यहाँ पर भी जो कम्युनिटीज़ होती थी वो क्या देखेंगे आप लोग, इंडस रिवर के नज़दीक ही रहा करती थी, ठीक है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसा हमने समझा, हमने पढ़ा था कि ये एक प्रकार का अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। हमने पीछे पढ़ा भी था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ नोन एज अ अर्बन सिविलाइजेशन, लेकिन जो ऋग्वैदिक पीरियड है ये एक प्रकार का गांव का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर आपका रूरल सिविलाइजेशन के रूप में डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होना एक मेन फीचर माना जाता है। यानी ऋग्वैदिक टाइम पे क्या देखेंगे आप, नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटका के रीजन में आपको अलग अलग कृषि बस्तियां यानी एग्रीकल्चर के आपको सेटलमेंट दिखाई देंगे, यानी इमर्ज्ड हुए थे। और हमें इस समय पर जो एविडेंस मिला है वो दिखाता है कि इस समय के जो डेक्कन और जो उसके आसपास की रीजन है साउथ इंडिया के, वहाँ पर पेस्टोरल पॉपुलेशन डेवलप हो रहा था। यानी कि वैसी जनसंख्या जो चरवाहे थे, कैसे थे, चरवाहे थे या फिर पशुचारक थे। यानी सीधा अर्बन से हम लोग ग्रामीण की तरफ, शहर से गांव की तरफ हम लोग चेंजेस हो रहे थे। ये कुछ यहाँ पर हमें चेंजेस दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा मेगालिथिक कल्चर और बरियल प्रैक्टिस में भी कुछ चेंजेस हमें नज़र आ रहे थे। यानी कि आप देखेंगे वर्ड लिखा है क्या, मेगालिथिक या मेगालिथ्स, यानी कि मान लीजिए ये कब्र है, ठीक है ना, ये कब्र है,
जब इसके चारों ओर बड़े बड़े स्टोन गाड़ के खड़े कर दिए जाते थे, यानी कि जब बरियल्स के चारों ओर देखेंगे आप बड़े बड़े स्टोन लगा कर उसको खड़े किए जाते थे, डेट प्रैक्टिस इज नोन एज अ मेगालिथ्स। इसको मेगालिथ का नाम दिया जाता है। ये एक प्रकार का न्यू बरियल प्रैक्टिस था। ये प्रैक्टिस मेनली होता कहाँ था, तो सेंट्रल और साउथ इंडिया में फर्स्ट मिलेनियम BCE में होता है, ठीक है। और बरियल्स में हमें आयरन टूल और वेपन भी साथ में नज़र आए हैं। देखिए जो बरियल्स होता था उसमें क्या है, बरियल्स के साथ में कुछ चीज़ों को दफनाया जाता था यह सोचकर कि आफ्टर लाइफ, यानी कि जो सेकंड लाइफ होगा उन लाइफ में ये पर्सन उसका यूज़ करेगा। यानी कि इससे हम क्या समझ रहे हैं कि रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को लोग मानते थे उस समय पर, यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत को, कॉन्सेप्ट को उस समय पर लोगों द्वारा माना जाता था। और जो 6th सेंचुरी BCE है ये सबसे मेन फेज माना जाता है, क्योंकि इस समय बहुत बड़े स्तर पर, मास लेवल पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट हमें दिखाई देता है। यानी 6th सेंचुरी BCE में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई थी। इसमें पहला क्या है, अर्ली स्टेट्स, एम्पायर, किंगडम। यानी 3 चीज़ बनी यहाँ पर, अर्ली स्टेट बने, एम्पायर्स बने, किंगडम्स बने थे। और पॉलिटिकल चेंज होने के कारण से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में भी एडवांसमेंट हमें नज़र आता है। और इस पीरियड को हम लोग न्यू टाउन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर नए नए शहर, नए नए किंगडम्स यहाँ पर डेवलप होने शुरू हुए थे। अब देखिए हमारे पास ना हिस्ट्री को जानने के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन। अब देखिए वर्ड क्या है, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, इसका हिंदी होता है अभिलेख। यानी जब किसी हार्ड सरफेस पर हम कुछ चीज़ को लिखते हैं फॉर हिस्ट्री पर्पस के लिए या फिर फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, डैट इज़ नोन एज अ इंस्क्रिप्शन। ये दीवार हो सकता है, ईंटें हो सकती है, पत्थर हो सकती हैं, रॉक्स हो सकते हैं, इनके ऊपर भी क्या है हिस्ट्रीज़ को लिखा जाता था उस समय पर। सेकेंड है टेक्स्ट, फिर है कॉइन्स, फिर है विजुअल मटेरियल। अब देखिए हमारा फोर्थ क्या है, विजुअल मटेरियल्स। इसके अंदर आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, स्कल्पचर, यानी कि आपको जो उस समय की मूर्तियाँ वगैरह हैं, जो उस समय के आर्किटेक्चर वगैरह होते थे, उस चीज़ को हम लोग विजुअल मटेरियल के अंदर शामिल करते हैं। यानी इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइन और विजुअल मटेरियल थे वो हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में होते थे। और इसमें चैलेंज क्या है, इन चीज़ों को पढ़ पाना, इन चीज़ों को समझ पाना कि ये किस पर्सपेक्टिव से लिखे गए थे। इन चीज़ को इन एविडेंस को ना ओपन करने में काफ़ी हिस्टोरियंस को समस्याएं होती हैं। अब देखिए जो हमने पढ़े पहले 2 स्लाइड में, डैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ये चैप्टर के बैकग्राउंड में क्या था। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम प्रिंसेप एंड पियादस्सी। देखिए प्रिंसेप और पियादस्सी 2 नाम इम्पॉर्टेंट हैं। पियादस्सी नाम यूज़ हुआ है हमारे किसके लिए, अशोका के लिए, ठीक है ना। और जो प्रिंसेप कौन है, प्रिंसेप ब्रिटिश ऑफिसर था। कौन था, ब्रिटिश ऑफिसर था, जो कि मिंट मतलब क्या होता है, जहाँ पर मान लीजिए किसी चीज़ का प्रिंटिंग वगैरह होता है, डेट इज़ कॉल्ड अ मिंट। तो उस वहाँ का ऑफिसर था कौन, जेम्स प्रिंसेप जो है ये। जेम्स प्रिंसेप वो पहला पर्सन था जिसने क्या किया, जिसने अशोक के इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर करने का काम किया था। किसने किया था बच्चों, तो प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का काम किया था। और जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा होता था। किसमें, ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखा होता था। और जो स्क्रिप्ट होते थे, अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, कॉइन वगैरह थे, इनका भी यूज़ वहाँ पर किया जाता था। और जो हमें अभिलेख मिले हैं, उस अभिलेख में किंग का नाम लिखा है पियादस्सी। इसका मतलब क्या होता है, प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी जो देखने में बहुत सुंदर हो, जो देखने में मतलब इतना सुंदर हो कि उसकी तरह कोई भी ना हो, इसको हम लोग पियादस्सी नाम देते हैं। तो यहाँ सवाल क्या बनता है, पियादस्सी किसके लिए है, डेट इज़ फॉर अशोक के लिए। किसके लिए बच्चों, ये अशोक के लिए पियादस्सी है। इसका मीनिंग क्या होता है, प्लीजेंट बी होल्ड होता है। और किसने इसको पढ़ा था, नाम है जेम्स प्रिंसेप, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बस यहाँ से सवाल वही बनेगा। और हम किस लैंग्वेज में था, डेट इज़ फॉर ब्राह्मणी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में ये था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टॉपिक हमारा 16 महाजनपदास। 16 महाजनपदास टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 4 मार्क्स में सवाल पूछे जाते हैं और आपको MCQ सवाल भी बनते हैं यहाँ पर। जो 6th सेंचुरी BC है ना, 6th सेंचुरी BC एक प्रकार का
अर्ली इंडियन हिस्ट्री में ना सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया था। अब इसमें ऐसा क्या हुआ इस सेंचुरी में कि इसको एक प्रकार से बहुत तवज्जो दी जाती है, इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो इसमें 3-4 चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। जैसे कि पहला है, अर्ली स्टेट्स और सिटीज़ राइज हुए थे। यूज़ ऑफ आयरन, यानी कि इस फेज से पहले आयरन की खोज नहीं हुई थी सॉरी, इस फेज से पहले आयरन की खोज नहीं हुई थी। इस समय पर आयरन का यूज बहुत ज़्यादा हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, और इस समय पर अलग अलग सिस्टम ग्रोथ कर रहे थे, जैसे कि क्या, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। देखिए, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दोनों ही, रखना याद है, दोनों ही धर्म नहीं हैं। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दोनों ही रिलीजन नहीं है। तो फिर क्या है ये? दे आर कैसा भी आइडियोलॉजी है। क्या है? एक प्रकार का आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, विचारधारा है, लेकिन धर्म नहीं है। अब इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया बुद्धिज़्म जैनिज़्म को। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट किया बुद्धिज़्म को महात्मा बुद्ध ने किया था, और महावीर ने जो जैनिज़्म डेवलप किया था, इन दोनों ने किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, यानी धार्मिक परिप्रेक्ष्य से इसकी स्थापना नहीं की थी। तो ये एक प्रकार की विचारधारा है। यानी ये 4 चीज़ें डेवलप हुई थी, इसलिए इसको हम सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इनको रखना है याद, इनको भूलना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, प्रोमिनेंट महाजनपदास कौन कौन से थे? तो एक है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेजर आपके महाजनपदास थे। वज्जी को आपको रखना है याद हमेशा, क्योंकि वज्जी जो है ना, वर्ल्ड में हमें पहला क्या है, वर्ल्ड में हमें फर्स्ट क्या है, रिपब्लिक, हमें जो सिस्टम है वो कहाँ में दिखाई देता है? इट इज़ इन वज्जी। कहाँ पर हमें वज्जी में दिखाई देता है? पहला वर्ल्ड का रिपब्लिक यानी गणतंत्र व्यवस्था हमें कहाँ दिखती है? वज्जी में दिखती है। मगध रखना है याद सबसे अधिक। क्यों? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो महाजनपद है वो कौन सा है बच्चों? डैट इज़ मगध है। ठीक है ना, मगध जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपका महाजनपदास था। तो जिन चीज़ को मैं हाईलाइट करता हूँ आपको रखना है याद, टर्निंग पॉइंट क्यों था, तो ये इसके 3-4 इसके मानते हैं फीचर हम लोग। उसके बाद में मगध तो रखना है याद, इंपॉर्टेंट है। और आपका पहला जो रिपब्लिक था डैट इज़ वज्जी, आपको चीज़ें याद रखनी हैं। चलिए अब देखते हैं कि 16 जो को टॉपिक है 16 महाजनपदास, उसके अंदर और क्या क्या बदलाव हुआ था। इस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर राजतंत्र या राजनीति चलती थी। अधिकांश जो महाजनपदास हैं कैसे हैं? डैट वाज अ मोनार्कीज़। अब देखिए वर्ड क्या है? मोनार्कीज़, यानी जहाँ का जो शासक होगा राजा होता है। जिस सिस्टम को, देखिए, जिस सिस्टम को किंग रूल करेगा मोनार्की कहते हैं। और जहाँ पर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको गवर्न करते हैं उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। जहाँ पर निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं उसको डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसको रखना है याद आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखा है कि वज्जी, जो कुछ जैसे कि वज्जी है वहाँ पर ओलिगार्की गवर्न करते थे। अब वर्ड है ओलिगार्की, क्या बोलते हैं? तो ओलिगार्की यानी कि कुछ चुनिंदे लोग मिल करके जब कुछ सिस्टम को चलाएंगे, गवर्न करेंगे, डैट इज़ नोन एज अ ओलिगार्की। यानी कुछ वेल्दी पर्सन आपस में मिल करके, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये आपस में मिल करके किसी सिस्टम को गवर्न करते हैं, डैट इज़ नोन एज अ ओलिगार्की। और वज्जी मैंने पीछे भी कहा भी था, एक प्रकार का आपका रिपब्लिक था जिसको कि गण और संघ भी कहते हैं। यानी गण और संघ जो है ये मिल करके वज्जी को चलाते थे, जहाँ पर पावर जो है कुछ लोगों में शेयर होता था जिसको कि राजा का नाम दिया जाता है। महावीर और बुद्ध दोनों ही ऐसे गण संघ से बिलोंग करते थे। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको। अब देखते हैं कि महाजनपदास का प्रशासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। तो यहाँ की जो कैपिटल सिटी थे महाजनपदास की, सभी कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड इंपॉर्टेंट क्यों था? पहला पॉइंट है, सिटी को बचाने के लिए, सिटी के सुरक्षा करने के लिए फोर्टिफाइड होता था। अब शब्द क्या, फोर्टिफाइड क्या होता है?
मान लीजिए सिटी है, ये सिटी है, इसको चारों ओर से घेर दिया गया है। क्या, इसको चारों ओर से घेरा गया है, डैट इज़ नोन एज अ फोर्टिफिकेशन। आप देखते हैं ना घर के चारों ओर दीवारों से हम घर को कवर करते हैं, जिसे हम बाउंड्री वॉल्स का नाम देते हैं, तो डैट इज़ नोन एज अ फोर्टिफाइड कहा जाता है उसको। ठीक है। सेकेंड है हाउसिंग स्टैंडिंग आर्मी, यानी स्टैंडिंग आर्मी को रखने के लिए भी फोर्टिफिकेशन जरूरत होता है। देखिए स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है, वैसी आर्मी जिसको कभी भी युद्ध करने के लिए बुलाया जा सकता है, डेट इज नोन एज स्टैंडिंग आर्मी। और ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस को सपोर्टिंग करने के लिए भी फोर्टिफिकेशन किया जाता था। ठीक है। जो राजा होते थे वो टैक्स इकट्ठा करते थे, और ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट देखिए टैक्स और ट्रिब्यूट में डिफरेंट क्या है। टैक्स जो होता है, समझिए, जो आपका टैक्स है ना, तो टैक्स आपका मैंडेटरी होता है, ठीक है ना, यानी सरकार ने कहा कि आपको इतना टैक्स देना है, सो डैट इज़ अ मैंडेटरी। लेकिन मान लीजिए कि आपका ट्रिब्यूट है, तो आपका ट्रिब्यूट क्या होगा, ये आपका वॉलेंट्री है, इच्छा है, यानी कि राजा के पास अगर कोई जाता था तो वो उसके लिए गिफ्ट लेकर के जाना, डैट इज़ कॉल्ड अ वॉलंटरी। यानी कि जो बर्थडे होता है आप उसको वॉलंटरी होते हैं, मर्जी आप गिफ्ट लेके जाते हैं, मर्जी लेके नहीं जाते, डैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूट। लेकिन जो टैक्सेस हैं ये आपका मैंडेटरी होता है। तो राजा जो है कल्टीवेटर से, ट्रेडर से और आर्टिसन से टैक्स और ट्रिब्यूट इकट्ठा करता था। और जो यहाँ के चरवाहे थे और जो यहाँ के वैसे कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट में रहते थे, और वे लोग क्या है, वो लोग क्या करते थे, रिसोर्स को एक्वायर करते थे यहाँ पर महाजनपदास में। और रेडिंग नेबरिंग स्टेट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट स्ट्रेटजी फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी अगल बगल के राज्यों पर हमला करके वहाँ से रिसोर्स को इकट्ठा किया जाता था। यानी क्या है, ये आसपास के इलाकों पर अटैक करके वहाँ से रिसोर्स का जुगाड़ करते थे महाजनपदास। ठीक है। तो आपको जो जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको उनको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखिए कौन कौन से महाजनपदास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो नाम रखिए याद, पांचाल, वज्जी, अंग, मगध, राजगीर, ठीक है ना, और आपको अशमक रखिए याद, तक्षशिला भूलना बिल्कुल भी नहीं है, कुरु रखिए याद, मथुरा रखिए याद, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काशी रखिए याद। ठीक है, एटलीस्ट आपको इतने तो याद रखने ही हैं। और जो आपके देख रहे हैं यहाँ पर जो का ब्लैक डॉट किया हुआ है इस मैप में, वो कैपिटल्स हैं महाजनपदास को। तो आपको जिन जिन मैंने महाजनपदास को टिक किया है आपको उन कैपिटल को भी याद रखना है। चलिए बढ़ते अब आगे कि मगध है, मगध सबसे अधिक पावरफुल क्यों था। देखिए मगध का आज के बिहार में पहला पॉइंट, पावरफुल महाजनपद था ये कब, बिटवीन 6th and 4th सेंचुरी BC के बीच में। ठीक है। कैपिटल क्या थी मगध की, पहले थी राजगृह, जिसको आज का राजगीर बोलते हैं। क्या है, राजगृह, जिससे आज का राजगीर कहा जाता है। यानी मीनिंग क्या होता है राजगृह का, यानी कि हाउस ऑफ द किंग इन प्राकृत। तो इसको प्राकृत में बोलते हैं हाउस ऑफ द किंग, यानी राजा का घर, किसको, राजगीर को कहा जाता है। ये फोर्टिफाइड सिटी होता था। इसका कैपिटल फिर बाद में क्या बना, पाटलिपुत्रा। कब बना था ये, तो 4th सेंचुरी BC में बना है, और ये गंगा रिवर के नज़दीक था ये, इसलिए इसका कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही क्रूशियल इम्पोर्टेंस माना जाता था पाटलिपुत्रा का। अब एग्ज़ाम सवाल क्या पूछता है कि महाजनपद पावरफुल होने के क्या कारण थे। पहला है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, यानी कि यहाँ का जो लैंड है ना, यहाँ की लैंड काफ़ी उत्पादक मानी जाती थी, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर एक प्रकार से पूरे इस मगध महाजनपद को चलाने के लिए बेस का काम करता था। देन सेकेंड है नेचुरल रिसोर्सेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन माइंस थे इस इलाके में, जहाँ से इनको ईजिली आयरन मिलता था, जिसका यूज़ क्या करेंगे देखेंगे आप, वेपन्स बनाने में होता था। ठीक है। देन मिलिट्री स्ट्रेंथ किससे बढ़ेगा, यहाँ जंगलों में हाथी अधिक मिलते थे, तो इन हाथी का यूज़ जो है आर्मी में किया जाता था। देन जो यहाँ का लोकेशन है ना, जो यहाँ का लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि गंगा रिवर के आसपास बसा हुआ है, और गंगा रिवर है ट्रेड और कम्युनिकेशन दोनों में हेल्प करती थी। देन अगला है पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या है,
पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी यहाँ पर कुछ एम्बिशियस बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा हुए थे जिनके नीतियों ने इस मगध को महाजनपद, एक पावरफुल महाजनपद बनने में भूमिका निभाई थी। जैसे कि क्या है, जैसे कि नाम है यहाँ पर आपका बिंबिसार, क्या नाम है, बिंबिसार नाम है अजातशत्रु, अजात शत्रु रखना नाम याद। इधर का नाम है महापद्म नंद, ठीक है, तो आपको सिंपल इसको रखिए याद, धनानंद रखिए नाम की याद, धनानंद भी इम्पॉर्टेंट रूलर था मगध का। तो इन राजाओं की जो पॉलिसीज़ होती थी, इन्होंने काफ़ी मगध को पावरफुल महाजनपद बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो टॉपिक ये आपका यहीं पर ख़त्म होता है, मगध वाला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एन अर्ली एम्पायर, यानी कि मौर्यन जो आपका एम्पायर है, ठीक है ना, जो आपका मौर्य साम्राज्य है। पहला बात देखिए, मौर्यन एम्पायर का संस्थापक कौन है, किसने इसको एस्टेब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर को? उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया था, किसको? तो आपके मौर्यन एम्पायर को। और किसके हेल्प से किया था? उनका नाम है चाणक्य। चाणक्य का और नाम क्या है? कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। इनका और नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है ना, आपको जो नाम मिलेगा आपको रखना है याद, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 3 नाम हैं, रखना है इसको याद। और चंद्रगुप्त का जो सिटी था मौर्य, इसका कैपिटल क्या आपका देखेंगे याद? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा। आप देख रहे हैं ना कि बिहार का जो हिस्ट्री है कितना ब्राइट हिस्ट्री था, जहां आपके मगध एम्पायर डेवलप होता है, आपका मौर्यन एम्पायर डेवलप होता है, गुप्ता एम्पायर वहां बसता है। आप कह सकते हैं कि एंशियंट इंडिया जो है पूरे बिहार के ऊपर टिका था, यानी एंशियंट इंडिया पूरे बिहार के आसपास के इलाकों तक ही लिमिट रहा था। यानी कि बिहार का हिस्ट्री काफ़ी एक प्रकार कह सकते हैं कि फर्टाइल है, रिच है यहाँ का हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब कि कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिले थे जिसके बिहार पर हमने मौर्यन हिस्ट्री को समझने का प्रयास किया था। पहला है कंटेम्प्रेरी वर्क्स, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नाम क्या है? वो नाम आपको मिलेगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है ना। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है ये। इसने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या? इंडिका। बुक का नाम क्या? इंडिका। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी बुक कौन सी है? इंडिका। हमें इसके इंडिका बुक से मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए मिलता है। इसने इसमें समझाया था कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कमिटीज़ में बटी थी, यानी जो कमिटीज़ होती थी वो यहाँ के जो प्रशासन वगैरह हैं उनको चलाने का काम करती थी। अगला है आपका अर्थशास्त्र। किसकी बुक है ये? कौटिल्य या चाणक्य की बुक है। और ये कौन थे? ये मंत्री थे, कहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है ना। द मौर्यंस आर ऑल्सो मैंशनड इन, इनके बारे में और कहाँ लिखा हुआ है? बुद्धिस्ट, जैन जो पुराण वगैरह है वहाँ पर, साथ में जो संस्कृत में लिखे किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उसमें भी हमें क्या है अबाउट मौर्यन एम्पायर पर हमें मालूम चलता है। यानी कि जो पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है मृच्छकटिकम, ठीक है ना। मृच्छकटिकम जो है बुक का नाम, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। यानी एंशियंट टाइम में बहुत से बुक किताबें हैं जहाँ पर हमें मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री जानने के लिए मिलता है। सबसे मैंने क्या है? अशोक का इंस्क्रिप्शन। अशोक का इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ये किस पे लिखे होते थे? रॉक पर, पिलर पर, जो मैंने पहले भी कहा था कि शिलालेखों पर, रॉक पर, स्तंभ पर ये लिखे होते थे। और अशोक जो पहला राजा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ। सवाल पक्का बनता है कि अशोक पहला रूलर है जिसने अपने मैसेज को क्या है रॉक्स पर, पिलर्स पर लिखवा करके जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था। किसने? अशोक ने किया था। प्रथम राजा था पूरे विश्व में जिसने कि
पिलर के माध्यम से और रॉक्स के माध्यम से अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था। और अशोक ने एक प्रकार का कॉन्सेप्ट लाया था जिसे कि धम्मा बोलते हैं। धम्मा इज़ नॉट अ रिलीजन, रखना ऐसे याद। जैसे कि आपके जैनिज़्म बुद्धिज़्म धर्म नहीं है, धर्म नहीं थे, वैसे ही धम्मा रिलीजन नहीं है। धम्मा इज़ ऑल्सो आइडियोलॉजी, जिसके थ्रू क्या है हम लोगों के अंदर गुड हैबिट्स या गुड चीज़ों को हम उनके अंदर इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। उसे हम अशोक का धम्मा कहा जाता है। तो इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से अशोक ने धम्म को समझाने का प्रयास किया था। अब देखिए धम्मा होता क्या है। पहला चीज़, धम्मा में लिखा है कि आप अपने से बड़ों के एल्डर्स का रिस्पेक्ट करेंगे, ब्राह्मण्स के प्रति आप एकदम उनके प्रति सम्मान रखेंगे, ठीक है ना। और उनके लिए भी जिन लोगों ने जीवन छोड़ दिया है, अब देखिए इसका मीनिंग ये नहीं कि जो लोग मर गए हैं, नहीं, जिन लोगों ने मैटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ करके स्पिरिचुअल लाइफ को धारण कर लिया है, या जिन लोगों ने गृहस्थी को छोड़ करके आश्रम व्यवस्था में कौन सा जो सन्यासी जीवन धारण कर लिए हैं, आपको उनके प्रति जेन्योसिटी यानी कि आपको उनके प्रति क्या सौहार्द भावना रखने की आवश्यकता है। अगला है काइंडनेस टुवर्ड्स सर्वेंट और स्लेव, जो सर्वेंट हैं, जो दास वगैरह हैं, उनके प्रति भी आपके अंदर दयालु भावना होनी चाहिए। और अपने धर्म के साथ दूसरों के धर्म के प्रति भी आपके अंदर क्या हो, रिलीजियस टॉलरेंस हो, यानी कि धार्मिक रूप से आप उनके चीज़ों को सुने समझे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर वायलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नॉन वायलेंस। क्या है, नॉन वायलेंस आपको यहाँ कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। सो दैट इज़ अशोकास का धम्मा, रखना है याद, भूलना नहीं है। अब देखिए कि मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का तरीका क्या थे, मेजर पॉलिटिकल सेंटर कौन कौन से माने जाते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है, कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी कौन सा था, दैट इज़ पाटलिपुत्रा। क्या नाम है उसका, पाटलिपुत्रा आपका कैपिटल सिटी था, ठीक है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी, कैपिटल सिटी कौन है, पाटलिपुत्रा। उसके अलावा 4 और मेजर सेंटर्स हुए थे। तक्षशिला जो है मेजर पॉलिटिकल और कल्चर सेंटर था। उज्जैनी जो है इसका एक सिग्निफिकेंट ट्रेड हब होता था। तोशाली है, इसका जो लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और स्वर्णगिरी है, ये अपने वेल्थ इन रिसोर्स यानी रिसोर्स के लिए जानी जाती है, रखना ऐसे याद। टोटल 5 हैं, एक सिटी हमारा है दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल सिटी, नाम पाटलिपुत्रा। 4 कौन से हैं, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी। सवाल यहाँ से बनता है, आपको यहाँ पर रखना है चीज़ों को याद। देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेड होते थे, कैसे यहाँ मिलिट्री गवर्न होती थी। तो जो यहाँ पर लैंड और रिवराइन रूट है, कौन सा है, लैंड और रिवराइन रूट बहुत इंपॉर्टेंट थे इस एम्पायर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए। यानी कि बाय सी, क्या है, बाय सी और बाय लैंड दोनों तरीके से कंट्रोलिंग यहाँ पर होता था, ठीक है। और ट्रैवल जो होते थे सेंटर से प्रोविंस, मान लीजिए जो केंद्र है ना, उसका केंद्र क्या था, पाटलिपुत्रा। अब वहाँ जाना है स्वर्णगिरी, वहाँ जाना है तोशाली, तो क्या सेंटर से प्रोविंस में ट्रैवल करने में कभी कभी कई हफ्ते या फिर महीने भी लग जाते थे, ठीक है ना। इसलिए जो ट्रैवलर्स होते थे उनके प्रोटेक्शन के लिए भी अरेंजमेंट किए जाते थे। मैगस्थनीज ने ये मेंशन किया है कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को मैनेजिंग करने के लिए टोटल 6 सब कमेटियाँ होती थी। इंपॉर्टेंट है, कितनी होती थी, टोटल 6 सब कमेटीज़ होती थी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। कौन कौन सी है, नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न, फुट सोल्जर, हॉर्स, चैरियट, एलिफेंट। ये आपको 6 के 6 याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो सेकेंड सब कमेटी होती थी वो किस लिए होती थी, तो वो आपके लॉजिस्टिक को, किसको, लॉजिस्टिक को मैनेज करने के लिए सेकेंड सब कमेटी होती थी। अब लॉजिस्टिक में भी कौन कौन से हैं, पहला है प्रोक्योरिंग बल्क कार्ट्स, फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉरेज फॉर एनिमल्स, यानी कि जानवरों के लिए जो चारा होता था उसको इकट्ठा करना, सॉरी,
जो सोल्जर्स होते थे उनके लिए खाना इकट्ठा करना, बुलक कार्ट्स को प्रोक्योर करना इनका काम होता था। सेकंड काम क्या था, सर्वेंट और आर्टिसन, यानी मिलिट्री में जो नीड था उनको पूरा करने के लिए आर्टिसन और सर्वेंट को रिक्रूट करना। ठीक है, ये दो मेनली काम होते थे किसके, तो आपके लॉजिस्टिक जो सब कम्युनिटी होती थी उनके। अब देखिए यहाँ पर मेजर आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ मिलेंगे और कौन कौन से आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं टिक कर दे रहा हूँ। देखिए पहला आपका कलिंगा का जो है जौगढ़ रखना है ऐसे याद, सोपारा, गिरनार भूलना नहीं है, सांची, ठीक है ना, सांची हो गया आपका। देन आपको रखना है नित्तूर, यहाँ लिखा हुआ है नित्तूर, ब्रह्मगिरी रखिए याद, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में को रखना है याद सारनाथ का, सवाल पूछता है। देन रुम्मनदेई इम्पोर्टेंट है, और सासाराम रख सकते हैं याद, लेकिन सवाल तो पूछा नहीं गया है। मेरठ हो गया। देन आपको यहाँ पर मानसेरा शहबाजगढ़ी, ठीक है ना, मानसेरा शहबाजगढ़ी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें यहाँ से एरामाइक में लिखा हुआ हमें इंस्क्रिप्शन हमें मिला है अशोक का, किस भाषा में, एरामाइक में हमें लिखे हुए यहाँ पर अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। कहाँ से, शहबाजगढ़ी और मानसेरा से, जो कि दोनों ही आज के पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इतने तो याद रखने ही रखने हैं अशोक के इंस्क्रिप्शंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक अब आता है डिवाइन किंग का, यानी कि देवत्व राजा, यानी वैसे किंग्स जो सीधे ईश्वरीय से शक्ति प्राप्त करते थे, गॉड से शक्ति प्राप्त करते थे। ठीक है, देखिए कुशानाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एम्पायर बोल लीजिए, किंगडम बोल लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण किंगडम अशोक कुशानाज भी माना जाता था, जो कि आफ्टर मॉडर्न के बाद इनका डेवलपमेंट होता है। इनका किंगडम कहाँ पर था, तो सेंट्रल एशिया से लेकर के जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यानी आज का जो आपका है ना ओमान जो है आपका, सऊदी अरेबिया, सेंट्रल एशिया आपका जो हो गया, वहाँ से लेकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कंधार पाकिस्तान तक का पूरा एरिया इनके कंट्रोल में रहता था। इनकी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स है, इंस्क्रिप्शन है, और हमारे पास टेक्सचुअल ट्रेडिशंस भी होते थे। ये जो किंगडम था कुशानाज, ये डिवाइन किंगशिप थ्योरी पर बहुत अधिक बल देता था। किस पर, डिवाइन किंगशिप थ्योरी पर रखना इंपॉर्टेंट, रखना ऐसे याद इंपॉर्टेंट है बहुत है। हमें इनके बड़े बड़े स्टैचू मिले हैं, कहाँ से, मठ नियर मथुरा और अफगानिस्तान। यही लाइन COT पूछा हुआ है कि जो कोलोजल स्टैचू मिला है हमें कुशानास का, कहाँ से मिला है, मथुरा में, मथुरा के मठ से मिला है। और इन्होंने क्या देखेंगे आप, इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, सन ऑफ गॉड। किससे इंस्पायर थे, तो ये चाइनीज जो रूलर्स थे उनसे इंस्पायर थे। उपाधि कौन सी है, देवपुत्र उपाधि है, सन ऑफ गॉड कहा जाता है, जो कि चाइनीज से रूलर से इंस्पायर माने जाते हैं। ठीक है ना, इसमें केवल इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। अगला कौन सा है, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर भी बड़े स्टेट में से एक माना जाता था। गुप्ता एम्पायर जो है पूरी तरह से सामंतास पर डिपेंड थे। सामंतास कौन है, होते हैं लोकल चीफ, जो छोटे स्तर पर जो चीफ होते थे, मुखिया, उनको हम लोग सामंता कहते थे। सामंता कौन थे, देखते हैं पहले, जिनका लोकल रिसोर्स पर और लैंड पर कंट्रोल था, जो कि गुप्ता एम्पायर में क्या है, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते थे, और कुड राइज टू किंगशिप और फॉल इनटू सबऑर्डिनेशन, यानी कि ये क्या है, किंगशिप को, राजा को उठाने में और राजा को गिराने में दोनों में इनकी भूमिका बहुत अधिक होती थी, क्योंकि लोकल लेवल पर, कहाँ पर, लोकल लेवल पर इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है ना, दैट्स रीजन सामंतास वेरी इंपॉर्टेंट इन गुप्ता एम्पायर। ठीक है ना, सामंतास के ऊपर बहुत से गुप्ता किंग बहुत डिपेंड रहते थे। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन सा है, तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये समुद्रगुप्ता। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके टाइम पर जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं गुप्ता में, उसलिए इनको याद रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से जानने के लिए, अशोका के गुप्ता एम्पायर को जानने के लिए सोर्स कौन कौन से हैं, लिटरेचर है, कॉइन है, इंस्क्रिप्शंस है। देखिए कॉमन है, ये सब में आपको जितना हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, एंशियंट, मेडिवल, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, लिटरेचर,
ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। जब आप पढ़ते हैं गुप्ता का लास्ट फेज़ तो वहाँ डेवलपमेंट होता है आपके आर्किटेक्चर का, टेम्पल्स का, ठीक है ना। जब अराइवल होता है अरब्स का इंडिया में तो वहाँ पर देखेंगे जो आर्किटेक्चर में मॉस्क का इंट्रोड्यूस होता है, डेट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मुस्लिम आर्किटेक्चर्स, ठीक है। देखिए प्रशस्ति रखना, ऐसे याद भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। प्रशस्ति क्या होती है, मेनली राजाओं के प्रेज में लिखी गई कविताएं या पोयम्स, डेट इज कॉल्ड प्रशस्ति, जो कि दरबारी कवि लिखते थे, यानी कोर्ट पोएट लिखते थे राजा के प्रेज में। एग्जाम्पल कौन सा दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन कौन थे, कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। किसके लिए लिखा गया था, तो समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था, इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। इसका एक और नाम क्या है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा। हरिसेन कौन थे, कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। और किसके लिए लिखा था, तो ये समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था, इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ रखना है, याद भूलना नहीं है। तीन चार बार इस पर सवाल पूछा गया है, CUT UG में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। अब देखते हैं कि उस समय पर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से रणनीति, कौन कौन से तरीके को यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो पहला क्या है, प्लो एग्रीकल्चर। यानी कि जो ये पूरा एम्पायर है ना आपका, मगध एम्पायर हो गया, देख सकते हैं कि आपका जो मगध महाजनपदास हो गया, मॉडर्न एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, ये आप कहाँ डेवलप थे, तो ये मेनली गंगा कावेरी के जो फर्टाइल रीजन हैं जहाँ पे एल्यूवल सॉइल मिलते थे, उस एरिया में ये डेवलप होते थे। तो वहाँ पर क्या है, आयरन टिप्ड यानी कि लोहे के प्लोशेयर, हल का यूज़ किया जाता था ताकि एल्यूवल सॉइल को टर्न किया सके इजली। और कब, खासकर हाई रेनफॉल में। देखिए जब बरसात अधिक होगी, मिट्टी गीली होगी, तो मिट्टी को क्या पलटने में, मिट्टी को खोदने में काफ़ी तकलीफ होती थी लकड़ी के हल से। तो उस समय पर जो आयरन मिला था ना, उस आयरन से डेवलपमेंट हुआ आयरन टिप्ड प्लोशेयर का। और आयरन टिप्ड जो प्लोशेयर है काफ़ी गहराई तक जा कर के अंदर के फर्टाइल सॉइल को ऊपर लाने का काम करती थी। और गंगा वैली में पैडी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ किया जाता था। यानी क्या है, देखिए यहाँ शब्द क्या है, ट्रांसप्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक प्रकार से पौधे को सीधा रोपा जाता था, कहाँ पर, खेत में डायरेक्टली, ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेशन है ना, एक प्रकार का लेबर इंटेंसिव काम होता था, इसमें अधिक श्रमिकों की हमें नीड्स होती थी। अगला क्या है, रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी अलग अलग रीजन में अलग तरीके से खेती होती थी। जो पंजाब आपका राजस्थान है, जो कि सेमी एरिड रीजन माना जाता था, यहाँ पर प्लो का हल होता था। कब, प्लो का यूज़ होगा कब, 20वीं सेंचुरी तक में यहाँ पर प्लो ही केवल यूज़ की जाती थी। हिली रीजन में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न आपका सेंट्रल जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हो कल्चर का यूज़ किया जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा क्या है, इरिगेशन सिस्टम, यानी कि जो उत्पादकता है फसल बढ़ाने के लिए वेल और टैंक्स का यूज़ होंगे इरिगेशन में कॉमनली यूज्ड, और कैनाल का यूज़ बहुत कम होता था, ठीक है ना। वेल टैंक बहुत इजीली अवेलेबल था, इसका यूज़ इजीली होता था। कैनाल से अगर राजा ने हेल्प किया या बड़े बड़े ज़मींदारों ने हेल्प किया बनवाने में, तो ही कैनाल्स वगैरह बनते थे। देन जो कम्युनिटीज़ हैं, और जो कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल भी अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इरिगेशन का काम करते थे। इरिगेशन की चीज़ें यहाँ पर बनाया करते थे ताकि ईजिली एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ सके, और राजा भी इनको इसमें हेल्प करता था। इंस्क्रिप्शंस ऑफन रिकॉर्डेड इरिगेशन इनिशिएटिव बाय पावरफुल मैन, यानी कि पावरफुल मैन द्वारा अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है इंस्क्रिप्शंस के लिए, तो इरिगेशन के लिए, तो उसको इंस्क्रिप्शंस में लिखे जाते थे, ठीक है। देखिए जो आपका इंस्क्रिप्शन है ना, इंस्क्रिप्शन में आपको हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही मिलेगा किसी भी एम्पायर के बारे में। जैसे कि अभी के टाइम पे हमारी सरकार जो है, अगर वो अच्छे काम, देखिए सरकार के अच्छे काम को हमेशा दिखाया जाता है, सेम टू सेम आपका इंस्क्रिप्शन भी था, जहाँ पर राजा के पॉजिटिव वर्क को हमेशा शो ऑफ किया जाता था। तो 3 तरीके आपको पढ़े हम ना,
फ्लोरिकल्चर, रीजनल वेरिएशन सेकेंड, थर्ड क्या है इरिगेशन सिस्टम्स। यानी इन 3 चीज़ों को यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया जाता था। देखिए और टॉपिक अगला कौन सा है, न्यू सिटीज़। देखिए अर्बन सेंटर इमर्ज हो रहे थे अलग अलग पार्ट के सब कॉन्टिनेंट में, कब 6th सेंचुरी BC में। अधिकांश जो सिटीज़ थे वो कैपिटल थे महाजनपदास के, जो मेजर टाउन होते थे वो की रूट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो अधिकांश टाउन्स थे ना वो रूट्स के अगल बगल ही स्थित थे, जैसे कि रिवराइन रूट। एग्जाम्पल क्या है, पाटलिपुत्रा का है, गंगा उसके ट्रिब्यूटरी के अलाइंड एरिया पर ही डेवलप्ड हुआ था, दैट्स रीजन इज अ रिवराइन रूट कहते हैं। लैंड रूट उज्जैनी में कई जगहों से लैंड रूट आकर के जुड़ती थी, इसलिए लैंड रूट नाम दिया गया उज्जैनी को। अगला है कोस्टल रूट्स, फुअर जो है मेनली एक प्रकार का सी ट्रेड में फैसिलिटेटिंग करने का, हेल्प करने का काम करता था। तो अधिकांश जो मेजर टाउन है वो की रूट्स एरिया पर ही लोकेट होते थे। सिटी जैसे मथुरा हो गया, ये एक प्रकार का कमर्शियल, कल्चर, पॉलिटिकल और एक्टिविटी कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी का केंद्र बनकर उभरा था। ठीक है ना, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था कौन सा, मथुरा। तो ये सवाल यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रिवराइन रूट पे कौन है, लैंड रूट पे कौन है, कोस्टल रूट पे कौन है, इनमें से कौन सा जो है सिटी है वो कमर्शियल, कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर माना जाता था। रखना है, यह चीज़ों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए हमारा टॉपिक कौन सा है, अर्बन पॉपुलेशन, एलीट एंड क्राउड्स पर्सन। देखिए मेरा ये क्लास आने का मेन मकसद यही है कि आपको CUT UG के लिए, खास करके बोर्ड से भी अधिक CUT UG के लिए आपको प्रिपेयर करना, ठीक है ना। आपको उस स्थिति में लाना कि आप हिस्ट्री से अगर सवाल बनने जाते हैं तो आप इजीली उस सवाल को क्रैक कर सकें, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आते हैं CUT UG में, आपको पूरे करने होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम तक क्या था कि आपको कुछ करने थे कुछ नहीं करने थे, लेकिन जब से जो न्यू चेंजेस CUT ने किए आपको सभी चीज़ को कंपलसरी करना होगा। तो CUT UG को निकालने के लिए एकमात्र रणनीति है, आपको NCERT बाय लाइन याद होनी चाहिए। यदि आपको याद है तो आप इजीली सभी क्वेश्चन लेकर करके चले जाएंगे। अगर नहीं याद है तो आपको तुक्का मारने का ज़रूरत महसूस होगा। इसलिए मैं ये कोर्स लेकर पूरा आया हूँ, जहाँ आपको मैं CUT होने से पहले पूरे हिस्ट्री बुक को ख़त्म करा दूँगा। इसलिए आप मेरे सीरीज़ को फॉलो करें, और जो भी डाउट्स आ रहा है या फिर मान लीजिए जो भी समझ नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट में लिखें, ताकि मैं उस चीज़ को आगे समझाऊं आपको कि हाँ इसमें क्या चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्या छोड़ना हमें चाहिए। क्योंकि CUT UG प्रकार का ना ब्रेक थ्रू है, पाथवे है आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। नाम है अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राउड्स पर्सन। सॉरी, देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, अर्बन सोसाइटी एंड आर्टिफैक्ट्स। जो राजा और जो एलिट्स होते थे, जो अमीर लोग या रिच पीपल्स या फिर किंग के खास व्यक्ति होते थे, वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहेंगे। एक्सकेवेशन ने रिवील किया है कि अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो कि लग्जरी पोट्री था, यानी एलिट्स जिसका यूज़ करते थे। इंपॉर्टेंट सवाल CUT ने पूछा हुआ है कि एलिट के द्वारा जो लग्जरी पोट्री यूज़ होती थी उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नाम देते हैं। ऑर्नामेंट, टूल, वेपन, वेसल और फिगरिंग्स जो होते थे ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, सेल और टेराकोटा बने होते थे। आइवरी क्या होता है, जो टस्क है ना, जो दांत था किसका, हाथी का, वो होता है। टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी बने हुए, मिट्टी को पका करके जो आइटम्स बनते हैं उसको टेराकोटा का नाम दिया जाता है। सेकंड क्या है, ऑक्यूपेशन एंड इंस्क्रिप्शंस, यानी कौन कौन से ऑक्यूपेशन लोग यहाँ पर करते थे। तो वॉशिंग फोक सॉरी वीवर, स्क्राइब्स थे, कारपेंटर, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर होते थे, मर्चेंट और किंग्स वगैरह, ये सब मेन ऑक्यूपेशन इस टाइम पर हुआ करता था।
गिल्ड और क्राफ्ट, देखिए गिल्ड कौन होते हैं, इसको हम श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गिल्ड को? गिल्ड को श्रेणी भी कहा जाता है। यानी गिल्ड्स कौन होते थे? जब मर्चेंट या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज्ड होते थे, एक इनका अपना संगठन बनता था, उसे गिल्ड का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे मान लीजिए गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ है, तो मान गोल्ड स्मिथ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब देखिए कि पहले क्या था कि हर एक पर्सन, मान ली ए है, बी है, सी है और डी है, ये अपने अपने मुताबिक अपने ट्रेडिंग करते थे, अपना प्राइस तय करते थे, जिस कारण से क्या होता था, इनके आपस में ही कंपटीशन बहुत अधिक होता था। इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम साथ आ जाएं, क्यों ना हम साथ आ जाएं, ताकि हम एक कॉमन, एक क्या, हम वन प्राइस रखेंगे, वन प्राइस रखेंगे, देन वन पॉलिसी रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा आपस में कंपटीशन कम हो जाएगा। तो जब सेम प्रोफेशन के लोग आपस में आकर के एक संगठन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, डैट ग्रुप इज नोन एज अ गिल्ड, इसको हिंदी में श्रेणी कहा जाता है। ठीक है ना, रखना इसको याद, पूछा जा चुका है सीयूटी में गिल्ड क्या होता है। अगला, गिल्ड क्या काम करेंगे, तो ये रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने का काम करते थे, जो उत्पादन होता था उसको रेगुलेट करने का काम करते थे, और फिनिश्ड गुड्स का मार्केटिंग करने का काम करते थे। कौन? गिल्ड से। क्राफ्ट्स पर्सन जो होते थे, अलग अलग आयरन टूल का यूज़ करके अर्बन डिमांड को फुलफिल करने का भी काम करते थे। गिल्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सवाल पूछा जा चुका है सीयूटी में, दोबारा आने का चांस बहुत ज़्यादा है, रखना है याद। गिल्ड कौन होते थे, गिल्ड क्या काम करते थे। देखिए, कॉइन्स एंड किंग्स, यहाँ आपको इस टॉपिक में फैक्ट बहुत मिलेंगे, आपको फैक्ट को रखना है याद, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कि इस टॉपिक में फैक्चुअल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। टॉपिक का नाम क्या है? कॉइनेज का इंट्रोड्यूस करना, यानी किस प्रकार से कॉइनेज को इंट्रोड्यूस किया गया था अलग अलग टाइम में अलग अलग किंग्स के द्वारा। देखिए, पंच मार्क्ड कॉइन्स, सबसे पहला कॉइन जो डेवलप्ड हुआ, डैट इज नोन एज अ पंच मार्क्ड कॉइन्स। इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे आपसे, सबसे पहला कॉइन कौन सा था? पंच मार्क्ड कॉइन्स था। ये सिल्वर और कॉपर के बने होते थे, 6th सेंचुरी में इसको यूज़ किया जाता था। हमने जब एक्सकेवेट किया अलग अलग पार्ट सब कॉन्टिनेंट के, हमें पंचमार्क कॉइन्स मिले थे, जिसका यूज़ राजा, मर्चेंट, बैंकर और टाउन ऑफिशियल्स करते थे। अलग अलग जो डायनेस्टीज़ वगैरह होती थी वो भी कॉइन यूज़ करते थे। मौर्यन जो और डायनेस्टीज़ होते थे वे पंचमार्क कॉइन को इशू करते थे। अब देखिए, कॉइन आखिर किस प्रकार से हिस्ट्री को समझने में काम करता है। ठीक है ना, आप में से किसी को आता हो या पता हो कि कॉइन्स किस प्रकार से हिस्ट्री को समझने में या समझाने में हेल्प करता है, तो आप लोग सिर्फ 3 पॉइंट लिखकर मुझे बताएं कमेंट में कि हाँ, कॉइन्स इस तरीके से हमारे हिस्ट्री को समझने में हेल्प करता है। ठीक है ना, मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा ना MCQ इसी पर चैप्टर का, उसमें समझाऊँगा कि कॉइन्स का कैसे यूज़ होता था हिस्ट्री समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक, ये 2nd सेंचुरी BC में आए थे। इन्होंने ऐसा कॉइन इशू किया था जिस पे राजा का नाम और इमेज दोनों ही लिखा होता था। राजा का नाम और इमेज वाला कॉइन कौन लेकर आते हैं? इंडो ग्रीक लाते हैं। कुशानास थे, ये 1st सेंचुरी में आए थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट होल्ड हमें कहाँ मिला गोल्ड कॉइन का? किसने इशू किया था? कुशानास। क्या थे? कुशानास के तरह ही जो गोल्ड कॉइन होते थे रोम और पार्थियन के होते थे। ठीक है ना, जो ये इंडिकेट करता है कि इनका रोम और ईरान के साथ में ट्रेड होता था। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स नेटवर्क से रोमन कॉइन हमें कहाँ से मिले हैं? साउथ इंडिया से मिले हैं, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का ज़्यादा ट्रेड कनेक्शन होता था रोमन एम्पायर से। योद्धा, योद्धा कौन है? ये ट्राइबल आपके ग्रुप होते थे पंजाब हरियाणा में, इन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया है। CUT ने पूछा हुआ है कि कौन से इनमें से कौन से ट्राइब ने कॉपर कॉइन इशू किया था, तो नाम था योद्धा, गुप्ता, कुशाना। सबको पता होगी, हाँ, योद्धा ट्राइबल पब्लिक थे जिन्होंने, जो कि ट्रेड में पार्टिसिपेशन करते थे, इन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया था। गुप्ता ने सबसे ज़्यादा प्योरिटी वाला गोल्ड कॉइन इशू किया है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, कुशाना ने लार्जेस्ट होल्डिंग
किया है, यानी कि सबसे अधिक संख्या में गोल्ड कॉइन इशू किसने किया, कुशाण का मिला हमको। और जो प्योर है ना, प्योरिटी यानी कि 100% गोल्ड कॉइन इशू किया गुप्ता ने, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इनका यूज़ करते थे। यानी जो कॉइन्स है ना, कॉइन्स से थ्रू हम लोग को इकोनॉमिक एक्सचेंज समझने में हेल्प मिलती है। कॉइन्स से हम लोगों को जो राजा होते थे उनके टाइम के इकोनॉमीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने में भी हेल्प मिलता है। देखिए 6th सेंचुरी के बाद से कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू होता है गोल्ड कॉइन का। रीज़न क्या बोला गया है देखिए, तो जब डिक्लाइन हुआ गोल्ड कॉइन के फाइंडिंग्स में 6th सेंचुरी BC के बाद से, तो इससे क्वेश्चन उठा कि क्या हो सकता है वहाँ पर आर्थिक संकट आया होगा। आर्थिक संकट के कारण से गोल्ड कॉइन का यहाँ पर कमी दिखाई दिया है। यानी कि गोल्ड जो है इसका यूज़ हर चीज़ में होगा, ऑर्नामेंट्स में होगा, कॉइन्स में होगा, तो कहीं ना कहीं गोल्ड का क्वांटिटी कम होता है। और गोल्ड के क्वांटिटी कम होने से देखेंगे आप लोग कि जो किंग हैं वो शिफ्ट होंगे कहाँ पर, ऑन सिल्वर। फिर जब ये कम होगा देन कॉपर, अगर ये भी कम होगा देन आप देखेंगे मिक्स मेटल का यूज़ करके यहाँ पर कॉइन्स वगैरह बनाए जाते थे। यानी कि जब अत्यधिक मात्रा में उन रॉ मेटल का यूज़ होता था जिस कारण से उनकी कमी होती थी, फिर उसके अलावा तब का देखेंगे बाद में मिक्स मेटल्स का कॉइन इशू होता था। थ्योरी क्या बोलती है कि वेस्टर्न एम्पायर के साथ में ट्रेड कोलैप्स होने के कारण से, या वेस्टर्न एम्पायर के कोलैप्स होने के कारण से क्या ट्रेड कम हो गया था। साथ में नए नए टाउन और ट्रेड नेटवर्क भी इमरजेंस हुए थे। ये दो थ्योरी मेनली चलते हैं। लेकिन एक थ्योरी, कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग ये बोलते हैं कि कॉइन्स जो है इनका मेंशन अभी भी होता था इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट में। यानी कि 6th सेंचुरी CE के बाद में भी क्या है, इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट में हमें कॉइन्स दिखाई दिए हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं कुछ इमेज लाया हूँ आपके लिए कॉइन्स का। ये आपको गुप्ता कॉइन दिखाई देंगे, ये आपको पंच मार्क्ड कॉइन दिख रहे हैं कि देखिए पंच मार्क्ड कॉइन में कोई शेप नहीं है, कैसे बना दिया गया है। लेकिन आप जब ढंग से देखेंगे गुप्ता कॉइन को तो आपको यहाँ पर राजा का चित्र यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और जो पंच मार्क्ड कॉइन है सो नेम्ड बिकॉज सिंबल वर पंच्ड और स्टैम्प्ड ऑन टू द मेटल सरफेस, यानी कि पिक्चर्स को इसके ऊपर स्टैम्प्ड करते थे, इसलिए इसको पंच मार्क्ड कॉइन का नाम दिया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं एकदम अंतिम में, लास्ट टॉपिक दैट वाज अ लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। अब ये लेख क्या होता है मैं समझा दिया है। यहाँ देखेंगे उसके क्या क्या सीमाएं हैं। पहला है यहाँ पर टेक्निकल चैलेंजेस, यानी टेक्निकल कुछ यहाँ पर चैलेंज होते थे। जो इंस्क्रिप्शंस है ना वो फेंटली इनग्रेव्ड, उनको इतने हल्के लिखे जाते थे पत्थर के ऊपर कि उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता था। उसमें से कुछ लेटर या तो मिसिंग हो गए हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं, इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटिंग माना जाता है। जो वर्ड होता था हो सकता है कि उनका कुछ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक मीनिंग हो, कुछ एक पर्पस के लिए लिखे गए होंगे, तो उसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन कर पाना मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको ढंग से लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा तो आप किस बिहाफ पर उस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज ऑफ इंस्क्रिप्शन। अगला बोला गया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सेकेंड क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला गया है, यानी कि नॉट ऑल डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन, यानी हमने अभी तक जितने भी इंस्क्रिप्शन खोजे हैं उन सभी को डेसिफर नहीं किया गया है, पब्लिश नहीं किया गया, उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है। कई इंस्क्रिप्शन जो हैं लॉस्ट हो गए हैं ओवर टाइम में, और हमारे पास जो अवेलेबल है ना वो कुछ ही बचे हैं। यानी कि अगर 100 हैं हमारे पास उनमें से केवल 5-6 ही बचे हुए हैं अभी। यानी कि हमारे पास जो हैं वो भी पूरी तरह डेसिफर नहीं है, उसको हमने पब्लिश नहीं किया, ट्रांसलेट नहीं किया है। और जो हैं भी वो भी टोटल अमाउंट का केवल कुछ ही फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद हैं। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट लिमिटेशन। जो इंस्क्रिप्शंस होते थे फोकस ऑन ग्रैंड इवेंट्स, इस पे केवल बड़े बड़े इवेंट्स को ही इसमें लिखा जाता था, इग्नोरिंग एवरीडे लाइफ, जो डेली लाइफ की जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया, डेली स्ट्रगल होते थे, इन चीज़ों को इसमें इग्नोर किया जाता था। जनरली यहाँ पर क्या है इसमें हमेशा राजा के लिए ही लिखा जाता था, या फिर एम्पायर के पॉजिटिवनेस को ही शो कराने का प्रयास किया
चाहता था। देन लास्ट हमारा पॉइंट है नीड फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यानी कि पास्ट को समझने के लिए पूरी तरीके से इंस्क्रिप्शन शुड बी स्टडीड अलोंगसाइड अदर सोर्सेज टू बैलेंस पर्सपेक्टिव, यानी हमें इंस्क्रिप्शन के साथ में हमें और भी जो वहाँ पर एविडेंस मिले, चाहे वो विजुअल हो, कॉइन हो, आर्किटेक्चर हो, हमें उन सब के साथ मिला करके हमें इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम इसके रियल मीनिंग को समझ सकें। ठीक है, तो ये 4 मेनली आपके लिमिटेशंस हैं इंस्क्रिप्शन के। सवाल यहाँ से बनता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है और इसके साथ ही चैप्टर पूरा होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में हमने चैप्टर पूरा कवर कर दिया है। इतना गारंटी लेता हूँ आपका बोर्ड में चाहे यहाँ से आपसे अब सवाल आए थ्योरी वाले, ठीक है ना, यह आपका सवाल आता है एमसीक्यू वाला, आप दोनों को इसलिए लेकर चल जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर फैक्चुअल प्लस में कॉन्सेप्ट मैंने दोनों को यहाँ पर रिवाइज करा दिया है, आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको रिव्यू देना है आउट ऑफ 10, कितना उसको रिव्यू देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको इस सेशन में कभी प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, या कुछ आपको टॉपिक्स ऐसे हों जो कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा हो, तो आप उन चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं क्लास के ड्यूरेशन में, तो आपको उनके जवाब इस कमेंट में देने हैं, ठीक है। और ख़ास करके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो लाऊं और आपका CUT शुरू होने से पहले पूरा हिस्ट्री में कंपाइलेशन आपको मैं पढ़ा सकूं, आपको उसका PDF प्रोवाइड में करा सकूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा इस चैप्टर का MCQ सेशन होने वाला है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, पढ़ के रखना है, ताकि आप उस सेशन में आए और इसमें क्वेश्चन लगाएं, जिससे आपको बोर्ड और CUT दोनों में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।